हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित कहानी नन्हो। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। चिट्ठी। डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हो सहुआइन ने दाल की बटुली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े हुए रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआई ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतार कर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होगी। वे धीरे से फुसफुसाईं। पल्ले से केवल उनकी कनगुरियाँ दिख रही थीं, जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ता से किसी राम सुभग साहू ने भेजी है। पता ठिकाना में कोई गलती नहीं। रामसू? अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कनगुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपनी की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोच कर नन्हो सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सतर की इबारत थी पूरी, पर नन्हो के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लग गया जैसे। चबूतरे के पास कलसे के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे जाने कब के, इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे आँखों फूटे थे। नन्हो सहुआइन एक टक उन्हें देखती रही, बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुबह को भांजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भांजी जीती है कि मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हालचाल लेने वाला, तो दूसरा कौन पूछता है किसे? नन्हो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी अंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे, जैसे वह किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी छिलक उठीं। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई दफ़े सोचा, इस दुखदाई बात को फिर कभी नहीं सोचूंगी। जो भाग में न था उस पर पछतावा क्या। पर औरत क्या जो अपनी शादी पर न सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी ज़िंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। ज़िंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी, उसने तो नन्हों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हों का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, भोज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। एक बात में ज़रूर अंतर था कि नन्हों की शादी उसके मायके में नहीं, ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं हैं, जो ज़िंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़ाकर नहीं, डोला उतार कर शादी करते हैं। इसीलिए नन्हों की शादी भी डोला उतार कर ही हुई। तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं हो गई। नन्हों का पति मिस्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्शे में कोई बुरा नहीं था वैसे। काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती, जिसमें खाने पीने के ज़रूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी, सलाई और ज़रूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती, क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिस्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिस्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफ़ी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे। रंग वैसे सांवला था, पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसीलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं, डोला उतारेंगे,
तो थोड़ी मीन मेक के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा न था। खर्चे की काफ़ी बचत थी। डोला आया। उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके की पूरी की गईं और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिस्री लाल से हो गई। बाजों की आवाज़ें हमेशा जैसी ही खुशी से भरी थीं। मंडप की झंडियों और चंदोवे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थीं। भाटिनों के मंगल गीतों में राम और सीता के ब्याह की वही पवित्रता गूंज रही थी। पर नन्हो अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने न देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहाँ से उसकी सिसकियों की आवाज़ें भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिस्री भैया की। राम सुभग ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों में से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुबह बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही नहीं गिरता, कभी कभी खून की बूंदें भी गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिस्री लाल का ममेरा भाई है। अक्सर वह यहीं रहता, एक तो इसीलिए कि उसे अपना घर पसंद न था। बाप सख्ती से काम कराता और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिस्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी पड़े। राम सुभग के लिए मिस्री लाल का घर अपना जैसा ही था। उसने मिस्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चुहल रहेगी और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूंकने का काम भी कर देना पड़ता, उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया जैसा कभी सोचा न था। नन्हो वह नहीं है जिसे मिस्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन न मालूम हो। वह काफ़ी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग भी कुछ कम नहीं है। मिस्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे, यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है। और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्हों के बाप ने भी उसे ही देखा था, पर जाने क्या है नन्हों की उन झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हो बैठी थी, गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियाँ बारिश में भीगे तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थीं, और वह एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाठी फेंक दी है। राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वह कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेर पर। वह चाहता था कि चुप्पी को नन्हो ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक बने न बने। पर नन्हो तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूजाई थी और सबसे मिस्री लाल की मृत माँ की और से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भोंडे स्वरों में अब भी राम और सीता की जोड़ी को असी से गा रही थीं। कुछ बचे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुबह इस मौन को और न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्यों बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मन चली भाटिन ने मोटी आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ बहुत। राम सुबह इस प्रश्न की चुभन को भाप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर न उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिस्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिस्री लाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफ़ी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था।
खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मुरझीली पिचकी हुई डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह फूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुबह को मिश्री लाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है, यह राम सुबह ने पहली बार देखा। सुबह मिश्री लाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा, क्या रे भौजी कैसी लगी, सच कहना, अपनों से क्या दुराव गया था न, कुछ कह रही थी। नहीं तो, राम सुबह ने कहा, काफ़ी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ी उदास रहती हैं। मिश्री लाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे सुब्भू, तू तो भई दुल्हनें पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगी है भला वह? किसी परिवार वाले घर में आती सास जेठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात काँव काँव, यहाँ तो बस दो परानी हैं, राज करना है कि नहीं? हूँ। राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी बात सुनी ही न हो। मिश्री साहब, दरवाजे से कमारी ने पुकारा, बाबा जी बुला रहे हैं। चौके पर कंगन छूटने की साइड बीत रही है। मिश्री लाल धीरे से उठा और फुदकता हुआ चौके पर जा बैठा। लाल चुनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आई और उसने मिश्री लाल की बगल में बैठा दिया। मिश्री लाल की शादी हुए एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुबह नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वह गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें ही की होंगी। कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खींचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वह बार बार सोचता है कि शायद नन्हों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो नन्हों आज यहाँ न होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आँखों की पीड़ा उसी की उपजाई हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुबह इसीलिए नन्हों के पास जाने को विकल हो उठता है, पर पास पहुँचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू की मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपए न्योता के साथ भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत न होती कि वे रुपए माँ की ओर से उसे दे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया। रुपए उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वह उसे नन्हों को दे न सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यहाँ मन नहीं लगता? भाई भौजाइयों की याद आती होगी। नहीं तो उदास कहाँ हूँ, तुम जो हो, राम सुभग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं तो हूँ ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूँ। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूँ। उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी। जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी। मैं भला दूसरे की उदासी क्या दूर कर सकूँगी। देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी समझदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फ़ायदा। कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्हों मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूँगी, हंसूंगी, पर बुरा न मानना, बेबान के काम में थोड़ी देर लगती ही है। उस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया। नन्हों का मुस्कुराना भी अजब है। वह सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी, हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्हों के चेहरे की सूद आते ही एक रस सूद झटके से टूट जाता। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपटे में सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियाँ तब उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिश्री लाल दालान में सो जाता और राम सुबह बाजार गया होता या कहीं घूमने।
नन्हो अपने घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाती, वह ढेर सी निबोरियों तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़ कर उसके ताज़े दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक ऐपन की पुत्री मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थीं। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खड़खड़ाया। देखा, सामने राम सुबह खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भौजी, वह पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हो उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ढालकर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुबह को कि उसने गिलास के साथ ही नन्हों की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बाह कांपी और सांप की तरह ऐंठकर सुबह के हाथों से छूट गई। गिलास धब्ब की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हो सापिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती। तब तो स्वांग किया था, दूसरे के एवज बने थे, सूरत दिखाकर ठगहारी की थी। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें यह देने आया था। राम सुभग ने रुमाल निकाला जिसके खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है यह? नन्हो ने गुस्से में ही पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं। कई बार सोचा देने को, पर दे न सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां, दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वह अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए। राम सुबह का कोई समाचार न मिला। मिश्री लाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें राम सुबह ही खरीद कर लाता था। उसके न होने से मिश्री लाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो वह मंगवा लेता, पर चीज़ें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीज़ें खरीदने में उसे काफ़ी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्हों ने आम के पन्ने पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई, पर ताप कम न हुआ। पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा। नन्हो घर से निकलती न थी। किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुबह के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आवें। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुबह मिश्री लाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चित्कार गूंज रही थी। बाहर मिश्री लाल का शव रखा था। नन्हो विधवा हो चुकी थी। राम सुबह मिश्री लाल के क्रियाकर्म में लगा रहा। नन्हो से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही न मिली। कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस न हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियाँ भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं। नन्हो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये ज़बरदस्ती उसके हाथ में पहनाई गई, और अब जब वह इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने ज़बरदस्ती हाथों से उतरवा दी। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत मिलती तो वह अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुबह उसके देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में भी नन्हों की वे तीरती आंखें उसके हृदय को बेधने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता, कहीं नन्हों पर नज़र न पड़ जाए। इसीलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता। क्रियाकर्म बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता या खाली रहा तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया। बादलों का घिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसे ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट पड़ी ही न हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही न हो। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी।
कार्तिक की पूनों को हमेशा यह गादी लगती। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजा कर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरौटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें, बूढ़े बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जड़ तुम बांधे मोह फांस हम, प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन की जतन करहूँ हम, छूटे तुम आराधे। जो तुम गिरधर तऊ हम मोरा, जो तुम चंदा हम भये हैं चकोरा। माधो तुम तोरहु तो हम नाही तो रही, तुम सो तोरी कवन सो जो रही। काफ़ी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हो लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रहीं। जो तुम तो रहू तो हम नाही तो रही, वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाज़ा राम सुभग ने बंद कर रखा था। सांकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाज़ा खोला। इतनी रात को तुम्हारा इस तरह गली गली घूमना ठीक नहीं है भौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुभग दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। नन्हो ने और कुछ न कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। नन्हो एक झटके के साथ घूमी। राम सुभग के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थीं मानो बेध कर भीतर घुस जाएगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ। खबरदार फिर कभी आंख दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई है कि वह कलकत्ता से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्हों ने कैसे बिताए हैं। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हों की आंखें सूज गईं। मेरा कोई न होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ। वह अपने को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहाँ। मैंने क्या कर दिया था ऐसा। हाँ, गलती ज़रूर थी। मैं विधवा हूँ। उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या। दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो। सुबह से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी। चुप रह। नन्हों ने उसे वरज दिया था। दूसरे ही क्षण वह शर्म से गड़ गई थी। जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींच कर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ न आएगा। वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था। मिस्री लाल से तो ब्याह धोखे से हुआ। मैं कहती हूँ चुप कर। नन्हों की आंखें डबडबा आईं। जिनकी जिंदगानी में धोखा ही लिखा है उसे कौन मेट सकता है। कमारी सकपकाकर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वह चुपचाप दरवाज़ा बंद कर चली गई। नन्हो चाची, नन्हो चाची। दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे। ये देखो किसना बेर लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा भाग रहा है तो भागने दे। तू भी ले और भाग यहाँ से। हल्ला मत मचाओ यहाँ। लड़के जेबों में बेर भरे खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्हों ने दरवाज़ा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ता की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्हो आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलंगी चारपाई थी, मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब किस्म की लगती। हवा पहले जैसी सर्द न थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्हो के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी से ज़मीन पर लटके हुए थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेर की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। सांकल खड़की। भौजी। नन्हों ने दरवाज़ा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में वह उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज़ सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुबह आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था।
खा पीकर राम सुभग जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्हो उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सूद ली? नन्हो ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुभग बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफ़ी मांग लूँ, पर हिम्मत न हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही आऊँ। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना बुरा फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए ही, पर कसूर तो है ही, चाहे वह जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने ज़मीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तुम ही माफ़ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वह मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था। मालूम तो उन्हें तभी हो गया जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से जान लेते हैं। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमज़ोर हैं उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर बर के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते। इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्हों ने आंचल से आंखें पोंछ लीं। राम सुभग बेवकूफ़ की तरह आंखें फाड़कर अंधेरे में नन्हों को देख रहा था। अच्छा बाबू, थके हो, सोओ, सवेरे फिर बातें कर लूँगी। नन्हों उठकर अपने घर में चली गई। राम सुभग 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वह 2-1 बार गांव में घूमने गया। दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ता की, बाप की, माँ की, भाइयों की और भौजाइयों की। नन्हो राम सुभग को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वह एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्हों को इस नए रूप में देखकर सुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या यह सच हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वह आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्हों भी तो ऐसी पहले न थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। रैदास के गीत की वह बात जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी हैं। जो तुम तो रहू तो हम नाही तो रही, तुम सो तोरी कवन सो जो रही। वह खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वह कुछ खुलकर कहेगी। इसी आशा से उस दिन सुबह ही सुभग ने कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुभग इस उत्तर से कुछ समझ न सका। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करें। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुभग तैयार हुआ तो नन्हो अपने घर में से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हो ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुभग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुभग काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दे दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमज़ोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला, इसी से लौटा रही हूँ, बुरा न मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हो उसका जाना भी देख न सकी। आंखें जल में तैर रही थीं। दिए की लो जटामासी के फूल की तरह कई फाकों में बढ़ गई। नन्हो ने किवाड़ तो बंद कर लिया, पर साकल न चढ़ा सकी। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।